अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले ज़रा रिवीजन कर लें। हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या देखा था कि मेजरमेंट्स हमारे गिर्द हर चीज़ में मेजरमेंट्स पैमाइश हम चीज़ों की करते हैं। देन हमने ब्रांचेस को देखा कि फिजिक्स तक हम कैसे पहुँचे। उसके बाद फ्रंटियर्स ऑफ साइंस, उसके तीन इलाके, एक्सट्रीमली लार्ज, एक्सट्रीमली स्मॉल और मिडल साइज्ड, जिसमें हम रह रहे हैं। फर्दर फिजिक्स के अंदर हमने देखा कि उसकी डेफिनेशन, मैटर, एनर्जी और उनका इंटरेक्शन। हमने मैटर में देखा कि मैटर कौन कौन सी चीज़ें, और उसमें हमें पता चला कि एयर भी मैटर है। देन एनर्जी को देखा और इनके इंटरेक्शन से हमने कुछ देखा कि गाड़ी चलती है, फैन का वर्क करना, ये सारी उसी की एग्जांपल्स हैं कि मैटर एनर्जी का इंटरेक्शन। फर्दर एरियाज और इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज के जो अदर फील्ड्स के साथ है, और ये फिजिक्स की ब्रांचेस। हमने देखा कि एक्सरेज की जो डिस्कवरी हुई उससे काफ़ी चेंज आ गया इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स देन स्टार्ट हुई। फिजिकल क्वांटिटीज जो काबिल पैमाइश है उसमें यूनिट भी होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है। उसकी कुछ एग्जांपल्स देखी कि अगर यूनिट चेंज करने से कितना फ़र्क पड़ जाता है। तो यूनिट और न्यूमेरिक वैल्यू दोनों लिखना लाजमी है। न्यूमेरिकल्स वगैरह में भी यूनिट मिस नहीं करने। फिर हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटीज दो में डिवाइड हो जाती हैं, बेस एंड डिराइव्ड। बेस जो उसको फाउंडेशन प्रोवाइड करती है, डिराइव्ड जो बेस से मिलकर बनी है। बेस ओनली 7 है और डिराइव्ड अनकाउंटेबल है। आप अभी बैठकर दो बेस क्वांटिटीज या कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज को मिलाकर कोई नई क्वांटिटी बना दें तो एक डिराइव्ड क्वांटिटी में इजाफा हो गया। अब इसी तरह इन्वेंशंस या जो नई नई डिस्कवरीज हो रही हैं तो उसके अंदर नए फार्मूलाज डिराइव हो रहे हैं, तो वो डिराइव्ड क्वांटिटीज बनती जा रही हैं। तो हम बेस क्वांटिटीज बता सकते हैं कि वो सिर्फ 7 है। डिराइव्ड क्वांटिटीज को हम फिक्स नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल हैं। फिर हमने इसकी एग्जांपल देखी कि ये बेस है और बेस को मिला के वॉल्यूम या एरिया, ये हमने एक डिराइव क्वांटिटी बना लेते हैं, जो फार्मूला हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट ही हमने पेज की एग्जांपल ली कि उसकी दो डायमेंशन है, लेंथ, और उनसे हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया। बेस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए पहले हम स्टैंडर्ड लेते हैं, देन एक प्रोसीजर इस्टेब्लिश करते हैं ताकि उसको उससे कंपेयर किया जाए। हमने उसमें बताया था कि थर्मामीटर से टेम्परेचर मेजर करने का प्रोसीजर और है, और उसी तरह लेंथ मेजर करने का प्रोसीजर और है, उसको कंपेयर करते हैं। इसी तरह मैथ्स का डिफरेंट है। आइडियल स्टैंडर्ड क्या होता है? जो एक्सेसिबल हो, पहुंच में हो, आसानी से मिल जाए और वो तब्दील ना हो। अगर लकड़ी का हम वेट लेंगे तो लकड़ी खुश्क हो सकती है, फूल सकती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो जाएगा। इसी तरह अदर एग्जांपल्स हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसने हमें बेस यूनिट्स प्रोवाइड किए ताकि हम चीज़ों को डिफाइन कर सकें, लेन देन वगैरह के अंदर कोई इशू ना आए। उसमें लेंथ का था, टाइम का, ये क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट्स दे दिए कि एक बार है उस पर दो निशान लगा दिए, उसको मीटर डिक्लेयर कर दिया। इसी तरह मैथ्स और अदर यूनिट्स हमने डिफाइन कर दिए ताकि लेन देन जो सारा कुछ है वो आसान हो जाए। इसी तरह डिराइव्ड यूनिट्स जो उनसे मिलकर बने। सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो फर्स्ट ईयर में एक नई चीज़ है, उसमें टू डायमेंशनल प्लेन, जो एक प्लेन पेज पे होता है, जो हम ग्राफ पे कोई चीज़ बनाते हैं वो टू डायमेंशनल, उसमें जो एंगल आता है वो रेडियन है। और जो 3D है, जिस तरह मैंने फुटबॉल की मिसाल दी थी कि जो 3 डायमेंशनल है, एक्स वाई एंड जेड, जो थर्ड डायमेंशन है उसमें आए तो वो स्टी रेडियन है। इसी तरह फिर हमने इनकी जो है डेफिनेशन देखी कि क्या रिलेशन है, कि इसमें वो तीनों रेडियस बनते हैं। जो सरकमफेरेंस पे आर्क बन रही है वो भी रेडियस के इक्वल है, दो रेडियस के दरमियान। एंड इन द लास्ट हमने स्टी रेडियन को देखा कि जो स्टी रेडियन है वो भी बिल्कुल उसी तरह है, लेकिन वो सॉलिड एंगल है, वो 3 डायमेंशनल है। तो जो कोन के ऊपर सरफेस उसका होगा वो आर स्क्वेयर के इक्वल होता है। तो ये स्टी रेडियन का उसके साथ रिलेशन है। और मैंने ड्रॉ करके दिखाया था कि रेडियन और स्टी रेडियन का जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो पेपर में डायग्राम लाजमी बनाएंगे। तो अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज दो चीज़ों को कवर करना है, साइंटिफिक नोटेशन और कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। दोनों ही काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। Numbers expressed in standard form which employs power of 10 is called scientific notation। एक स्टैंडर्ड फॉर्म है वही फॉलो होगी, उसमें क्या हमेशा 10 की पावर आएगी। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि हमेशा जो डेसिमल है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आएगा। इसके अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब ये हमारे पास नंबर्स हैं, हमने इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर इन्वॉल्व होती है, और उसमें करना ये होता है कि जो डेसिमल है, जिस तरह इस नंबर में डेसिमल है, ये पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आएगा। यानी कि ये पहले नंबर के बाद आएगा और वो नंबर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे पहला नंबर हमारे पास 2 है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे कि हम देखेंगे कि डेसिमल कितने नंबर्स मूव करके जाता है। यहाँ पे 2 के बाद आ जाएगा 2.1347। अब यहाँ 4 से लेके 1 तक
कितने नंबर्स हमने चेक करने हैं, 1 2 3, ये 3 नंबर इसने पार किए हैं तो 10 की पावर बन जाएगी 3। सिमिलरली अब इसके अंदर भी जो डेसिमल है वो यहाँ से जाएगा, पहले नंबर के बाद आएगा, पहला नंबर 0 नहीं होना चाहिए, पहला नंबर 6 है, तो इसी तरह इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 6 के बाद आ जाएगा 6.15608। अब यहाँ पे था डेसिमल, यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से लेकर 1 2 3 4, 4 नंबर्स क्रॉस हुए हैं, 1 2 3 4, तो 10 की पावर बन जाएगी 4। तो जितने नंबर्स डेसिमल क्रॉस करेगा उतनी 10 की पावर आ जाएगी, और अगर वो लेफ्ट साइड को मूव कर रहा है तो पावर पॉजिटिव होगी। अब अगर एक नंबर है जिसमें डेसिमल मौजूद ही नहीं है तो उसमें हम क्या करेंगे, इस नंबर में डेसिमल हमें, जिसमें डेसिमल नहीं लिखा होता उसमें डेसिमल होता है लास्ट पर, यानी कि हम अपनी तरफ से एज्यूम कर लेंगे, फर्ज कर लेंगे कि डेसिमल यहाँ पे और होता भी यहाँ पे, लास्ट में लिखने की जरूरत नहीं होती। तो सिमिलरली अब यहाँ से भी जो डेसिमल है वो पहले नॉन जीरो, कि वो नंबर जो जीरो ना हो, यानी कि 3 जीरो तो नहीं है, वो यहाँ पे आ जाएगा 3.850001। अब हमने चेक करना है कि वो कितने नंबर उसने क्रॉस किए, यहाँ से करके जब वो 8 तक गया, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर उसने क्रॉस किए, तो 10 की पावर 6 बन जाएगी। यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर्स क्रॉस किए तो पावर पॉजिटिव में। अब अगर डेसिमल राइट साइड को मूव करता है, अब ये सारी मूवमेंट थी लेफ्ट की तरफ, तो पावर आई पॉजिटिव। अब अगर डेसिमल ने राइट साइड पे मूव करना है, उसमें हम देखते हैं कैसे करेंगे। अगेन रूल वही है, डेसिमल ने आना है उस पहले नंबर के बाद जो जीरो ना हो। अब ये पहला नंबर है लेकिन ये जीरो है, ये नॉन जीरो नहीं है। नॉन जीरो वो होता है कि जो जीरो के अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 नंबर्स हैं नॉन जीरो। तो ये भी जीरो है, ये भी जीरो, ये भी। फर्स्ट नॉन जीरो के बाद पहला वो नंबर जो जीरो नहीं है उसके बाद आएगा, तो ये आ जाएगा 5.61। अब हम देखेंगे ये 5 तक आने में कितने नंबर क्रॉस हुए, 1 2 3 4, तो 10 की पावर -4। अगर डेसिमल राइट साइड को मूव करेगा तो पावर नेगेटिव आएगी, 10 की पावर -4। अब ये लास्ट नंबर है, इसमें भी उसी तरह करेंगे कि ये ज़ीरो है, अब नॉन ज़ीरो के बाद डेसिमल को आना चाहिए। अब लेफ्ट साइड पे जाए, वहाँ पे तो नॉन ज़ीरो कोई भी नहीं है, तो अब हम राइट साइड पे जाएंगे, वहाँ पे हम नॉन ज़ीरो देखेंगे। ज़ीरो, ये ज़ीरो है, 1 ये नॉन ज़ीरो है, इसके बाद डेसिमल आ जाएगा 1.056 इंटू 10 टू रेज पावर। अब यहाँ पे हमने देखना है कि इसने कितने नंबर मूव किए, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में सिर्फ 2 नंबर मूव किए, तो 10 की पावर -2 बन जाएगा। तो इसमें हमने यही किया कि अगर डेसिमल लेफ्ट साइड को जा रहा है तो जो पावर्स आई हैं वो पॉजिटिव है, अगर डेसिमल राइट साइड को जा रहा है तो पावर आ रही है नेगेटिव, और जिसका डेसिमल नहीं होता उसका हमने अपने पास से लिख लेना, उसका हमेशा डेसिमल लास्ट पे होता है। तो अब वो एग्जांपल्स करने के बाद ये आपकी कुछ सेल्फ प्रैक्टिस है जो आप खुद करेंगे, और इनका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में दे दूंगा ताकि आप उससे मैच कर सकें। तो चूंकि अभी हमारी प्रैक्टिस होगी है, तो जब तक आप खुद नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपका क्लियर नहीं होगा। कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स, जो हमने यूनिट्स पढ़े हैं, बेस्ड यूनिट्स हो गए या डिराइव्ड यूनिट्स हो गए, तो वो क्या रवायती तरीका है जो पीछे से चलता आ रहा है जिसका हमने ख्याल रखना है इंडिकेट करते हुए, यूनिट लिखते हुए। अब उसके कुछ कन्वेंशंस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हम देख लेते हैं कि वो हमें क्या बताते हैं। फर्स्ट, full name of unit does not begin with a capital letter even if named after a scientist। अगर यूनिट है जिस तरह लेंथ, मीटर, टाइम, इसको अगर पूरा जो नाम होगा मीटर वो हमेशा स्मॉलर लेटर से स्टार्ट होगा। इवन अगर वो किसी साइंटिस्ट का नेम है, जिस तरह न्यूटन साइंटिस्ट का नेम है, अम्पेयर साइंटिस्ट का नेम है, फिर भी जो है उसका कंप्लीट नेम है वो हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे। ये रूल है, ये कन्वेंशन है, तरीका चला आ रहा है, मीटर, अम्पेयर, ओहम। तो इन इसी तरह डिराइव्ड का भी और बेस क्वांटिटीज का भी जो भी यूनिट होगा, इवन कि किसी साइंटिस्ट का नेम है, देन भी हम उसको स्मॉलर लेटर से स्टार्ट करेंगे, कैपिटल लेटर नहीं होगा, वो गलत कहलाया जाएगा। ये एक तरीका है, कन्वेंशन है जो फॉलो होती है।
सेकेंड। अब कंप्लीट नेम तो नहीं लिख सकते, लेकिन हाँ उसको इजहार करने के लिए क्या करेंगे, द सिंबल ऑफ यूनिट नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट हैज इनिशियल कैपिटल लेटर सच एज एन फॉर न्यूटन। तो कंप्लीट नेम तो नहीं कैपिटल लिखेंगे, लेकिन हाँ यूनिट का जो सिंबल देते हुए जो पहला लेटर है वो कैपिटल आ जाएगा। अब यहाँ पे जो अम्पेयर है ए कैपिटल है, इट मींस इट्स अ नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। केल्विन का ये के कैपिटल है, इट मींस इट इज अ नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। इसी तरह यहाँ पे न्यूटन एन कैपिटल है, इट मींस नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। पास्कल नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, तो उसका जो इनिशियल कैपिटल लेटर पहला कैपिटल करेंगे, दूसरा ए कैपिटल नहीं आएगा। तो ये कन्वेंशन है जो फॉलो होती है। तो अब यूनिट देख के बता सकते हैं कि यूनिट आया किसी साइंटिस्ट के नाम पर है या नहीं। अब मीटर किसी साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट नहीं है, किलोग्राम, सेकंड ये नहीं है। जो कैपिटल लेटर्स हैं वो साइंटिस्ट के नेम पे यूनिट्स हैं। नेक्स्ट, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स जो यूनिट से पहले आते हैं। अ प्रीफिक्स शुड बी रिटन बिफोर the unit without any space such as 1 into 10 to raise power minus 3 meter is written as 1 millimeter। कि इसमें कोई स्पेस नहीं है, बिल्कुल साथ है। इसी तरह किलोग्राम बिल्कुल साथ है, कोई स्पेस नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, कोई स्पेस नहीं है। अब देखते हैं स्पेस आएगी कहाँ पे। प्रीफिक्स लिखते हुए स्पेस नहीं आएगी। A combination of base units is written with each one space apart। जब प्रीफिक्स लिखेंगे तब स्पेस नहीं आएगी, हाँ लेकिन बेस यूनिट जब इकट्ठे आएंगे तब स्पेस आएगी। जिस तरह न्यूटन मीटर है, अब उसमें स्पेस दी गई है। जब स्पेस होगी इट मीन्स वो बेस यूनिट्स हैं, और अगर स्पेस नहीं है तो इट मीन्स कि वो प्रीफिक्स है जो इकट्ठा लिखा हुआ है। अब उसी तरह उसकी एग्जांपल है कि ये एम एन है, अब स्पेस नहीं है, इट मीन्स ये मिली है, एन न्यूटन ही है। और अगर स्पेस है तो इट मीन्स ये मीटर है, ये न्यूटन है। तो एक ये कन्वेंशन है जो हम लिखते हुए एहतियात करेंगे ताकि चीज क्लियर हो जाए। Compound prefixes are not allowed. For example, 1 microfarad may be written as 1 picofarad। तो कंपाउंड प्रीफिक्स यानी दो जोड़ के इकट्ठे नहीं लिख सकते, हम एक ही प्रीफिक्स लिखेंगे। उसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब ये हमारे पास कंपाउंड प्रीफिक्सेस हैं, तो अब इनको हम सिंगल लिखेंगे। अब ये जो फेरेड है, ये चूंकि साइंटिस्ट का नेम है इसलिए ये कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि इसको सिंगल में कर देंगे। सिंगल में करने के लिए माइक्रो होता है 10 की पावर -6 और अगेन माइक्रो 10 की पावर -6, ये मिलके हो जाएगा 1 10 की पावर -12, ये फेरेड आ गया। और इसी तरह ये आगे हो जाएगा 1 पिको फेरेड, 10 की पावर -12 पिको होता है। उसी तरह ये एक और एग्जांपल। अब कंपाउंड प्रीफिक्स से दो प्रीफिक्सेस आ गए, किलो, किलो जाउल। अब जे कैपिटल है, इट मींस नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। जो यूनिट है वो साइंटिस्ट के नाम पे है, तो इसको भी वैसे ही करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय किलो होता है 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 जॉल, ऐड हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर 6 जॉल। 10 की पावर 6 होता है मेगा, 1 मेगा जॉल। अब एक थोड़ी सी डिफिकल्ट एग्जांपल देखते हैं। 1 मिली सेंटी फेरेड। अब इसको भी इसी तरह करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 सेंटी एंड फेरेड। अब ये ऐड हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। अब 10 की पावर -5 तो कोई प्रीफिक्स नहीं बनता, हाँ 10 की पावर -6 बनता है। तो हम माइक्रो इसको बना लेंगे। कैसे? 1 मैं मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ 10 से और डिवाइड भी 10 से कर देता हूँ। ये 10 ऊपर जाके 10 की पावर -1 हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 10 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 ऑलरेडी है, और ये फेरेड आ गया। अब ये इकट्ठा होके 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 फेरेड, इट मीन्स ये बन जाएगा 10 माइक्रो फेरेड। नाउ a number such as 5 multiplied by 10 की power 4 centimeter may be expressed in scientific notation as 5.0 multiplied by 10 की power 2 meter। इसमें हम ये कर सकते हैं कि जो सेंटी है वो प्रीफिक्स है, वो भी 10 की पावर की फॉर्म में आ जाता है, और जो 10 की पावर ऑलरेडी मौजूद है उसके साथ इकट्ठा करके उसको ए की पावर में लिख देंगे। इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जो एग्जांपल गिवन है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 सेंटीमीटर।
अब इसको यहाँ पे जो प्रीफिक्स है ये भी 10 की पावर कुछ बनती है और ये भी 10 की पावर, तो इनको कंबाइन करके हम सिर्फ मीटर की यूनिट में लिख सकते हैं। 10 की पावर -4 सेंटी 10 की पावर -2 मीटर। तो साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर के साथ लिखते हैं तो ये बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 मीटर। अब ये एग्जांपल बुक में गिवन, अब यहाँ पे जो सेंटी है, जो 10 की पावर वो प्लस में है, सेंटी 10 की पावर -2 होगी, तो देयरफॉर जो उसका आंसर वहाँ पे है 4 - 2 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 मीटर। अब when a multiple of a base unit is raised to a power, the power applies to the whole multiple and not the base unit alone। कि अगर पावर है, जिस तरह पावर 2 है या 3 है, वो सिर्फ यूनिट पे नहीं होगी, वो प्रीफिक्स के भी होगी। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसमें पता चल जाएगा। अब इस एग्जांपल में भी जो स्क्वायर है वो लिखा यूनिट के ऊपर जाता है, लेकिन वो होता प्रीफिक्स के ऊपर भी है। हम प्रीफिक्स के ऊपर स्क्वायर शो नहीं करते, लेकिन ये बात अंडरस्टूड है कि जो यूनिट के ऊपर स्क्वायर है या जो भी पावर है वो प्रीफिक्स के ऊपर भी होगी। तो इसको सॉल्व करते हुए, सिंप्लीफाई करते हुए, हम जो प्रीफिक्स है उसका भी स्क्वायर लेंगे। किस तरह? 1 किलोमीटर का स्क्वायर, यानी कि अब हमें प्रॉपर शो हो रहा है कि वो दोनों के ऊपर है। किलो होता है 10 की पावर 3 मीटर और स्क्वायर। अब जो पावर है वो इस पे भी आएगी, इस पे भी आएगी, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 मीटर स्क्वायर। अब ये एग्जांपल देख लें सिमिलरली। अब ये मिलीमीटर है, दोनों में स्पेस नहीं है, तो स्पेस के बगैर जो आता है वो प्रीफिक्स होता है। अगर स्पेस आ जाए तो वो यूनिट है, जिस तरह मैंने न्यूटन मीटर का बताया था पीछे। अब इसमें भी उसी तरह करेंगे, जो स्क्वायर है वो मीटर पे भी है, वो मिली पे भी है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो दोनों पे आएगा। 1 मिलीमीटर का स्क्वायर, 1 मिली होता है 10 की पावर -3 मीटर उसी तरह, और स्क्वायर, अब ये स्क्वायर इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इसके ऊपर भी आ जाएगा। 1 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। तो ये जो कन्वर्जन है, जहाँ पे एरिया या वॉल्यूम को हम कन्वर्ट करते हैं, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता भी नहीं चलता, तो हम सिर्फ यूनिट के ऊपर स्क्वायर लेके मिस्टेक कर जाते हैं। लास्ट कन्वेंशन, मेजरमेंट इन प्रैक्टिकल वर्क। जब हम प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हों, शुड बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली इन द मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट, e.g. माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज मेजरमेंट इन मिलीमीटर एंड मास कैलोरीमीटर इन ग्राम्स। बट बिफोर कैलकुलेशन फॉर द रिजल्ट, all measurements must be converted to appropriate SI base unit। तो ये सिंपली ये है कि जब हम कोई भी मेजरमेंट कर रहे हो, कि अगर मैस है तो जो कन्वीनियंट यूनिट है जो शो हो रहा है उसी में नोट कर लें। जो लेंथ है, अब स्केल से मेजर की, तो उसमें जो शो हो रही है उसी को कर लें। मगर जब हम कोई फॉर्मूला वगैरह के अंदर इसमें पुट करने लगेंगे तो हम SI बेस यूनिट्स में करेंगे, यानी मैस का किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, और सेंटीमीटर का ये बेस यूनिट नहीं है। लेंथ का जो बेस यूनिट है वो मीटर है, तो इन जो मेजरमेंट्स हैं इनको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, देन किसी फॉर्मूले में यूज करेंगे ताकि वो सही आंसर आए। बिफोर कैलकुलेशन फॉर रिजल्ट, ऑल मेजरमेंट्स मस्ट बी कन्वर्टेड टू द अप्रोप्रिएट SI बेस यूनिट्स। कैलकुलेशन से पहले उनको लाजमी कन्वर्ट करना। अब इनको देख लेते हैं कन्वर्ट हम कैसे करेंगे। सेंटीमीटर है वो 10 की पावर -2 है, तो 11 वैसे ही आ गया, ये मीटर में चले गए। इसी तरह 25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 मीटर, 29 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 मीटर, और मैस मैस भी किलोग्राम में चला जाएगा। इसकी कन्वर्जन देख लेते हैं कैसे हुई है। अभी मैस 780 ग्राम है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, किलो 10 की पावर 3 है, तो मैं 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और डिवाइड भी कर देता हूँ। अब ये तो किलो बन जाएगा, ये ऊपर जाके 10 की पावर -3, 780 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, और 10 की पावर 3 वैसे ही है। मैथ इक्वल्स टू 780 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, ये बन गया किलो, और चूंकि प्रीफिक्स और यूनिट इकट्ठा आता है तो ये केजी बन गया। इसी तरह वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे,
तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उनका जो तीनों का यूनिट है वो मल्टीप्लाई होके मीटर क्यूब बन गया, 11, 25, 29 मल्टीप्लाई होके 7975 बन गया, और पावर इकट्ठी हो गया 10 की पावर -6 बन गई। अब यहाँ पे भी अगर हम इस चीज को कंसीडर करें सेंटी सेंटी सेंटी, तो जो 3 पावर है वो इस पे भी आई है, वो इस पे भी आके 10 की पावर -6 ये बन चुका है। अब ये हमारा मैस आ गया, एसआई यूनिट में ये वॉल्यूम आ गया, तो लेट सपोज हम डेंसिटी निकाल लेते हैं। डेंसिटी आ जाएगी मैस ओवर वॉल्यूम 780 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 ओवर 7975 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। ये ऊपर जाके पावर प्लस हो जाएगी, और +6 -3 ये तो पावर आ जाएगी 10 की पावर 3, और इनको सॉल्व करके आंसर आएगा 0.0978 यूनिट लास्ट में लिखते हैं। तो अभी 10 की पावर 3 है, इसको एसआई साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आना है। तो डेसिमल 2 प्लेसेस इधर आ जाएगा, तो वो माइनस में आती है, वो उससे ख़त्म होके 2, तो 10 की पावर सिर्फ 1 रह जाएगी। 9.78 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1, अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद आ गया, और यूनिट केजी m-3। तो ये एक उसका था कि हम पहले तो जो यूनिट अवेलेबल है उसी में फ़ौरन रिकॉर्ड कर लेंगे। मैं इसको ग्राम में कर लिया, और जो लेंथ है इसको सेंटीमीटर में। तो कोई भी फार्मूला अगर लगाएंगे एरिया वॉल्यूम या जो भी फाइंड करना है, तो पहले उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे ताकि वो कंपेरेबल हो, वरना जो आंसर है वो डेविएट कर जाता है। तो आज हमने सिर्फ साइंटिफिक नोटेशन में बनाना देखा कि वो कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं, कि नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, उसकी आप ये नंबर्स की प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। एंड हमने कन्वेंशंस को देखा कि जो वो स्टेटमेंट्स हैं उनका मतलब क्या है, उनको हमने अंडरस्टैंड किया। और लास्ट पे कि हमने लास्ट टाइम बात की थी कि इल्म जो है, कोई भी सीखना है वो बाहर से नहीं मैं आपके अंदर एंटर कर सकता, हर चीज़ आपके अंदर ही है। मैं तवज्जो दिलाऊंगा और आप गौर करके आपका दिल आपका दिमाग खुद ही उस चीज़ की गवाही देगा। तो आज की बात कि हर चीज़ इल्म के फासले पर है। कोई भी चीज़ है वो इल्म की दूरी पे, अगर मुझे उसका इल्म हासिल हो गया तो मैंने उसको मुसख्खर कर लिया। मेरे सामने ये जो स्क्रीन है, अगर मुझे इसका पता है कि इसका क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, इसको कैसे यूज़ करना है, तो मुझे इस चीज़ का पता चल गया। इसी तरह कोई भी चीज़ है उसका सही और गलत इस्तेमाल, उसके फ़ायदे और नुकसानात मुझे पता हों, देन मैं उससे फ़ायदा उठा सकता हूँ, और वो मेरे लिए और दूसरों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। कि अब कोई भी चीज़ है, अगर मुझे पहली दफ़ा देखूंगा उसका इल्म ही नहीं है, तो मैं उसे कोई बड़ी बला समझूंगा। लेकिन मुझे उसका अगर इल्म आ जाएगा तो उस पर जो क्यूरोसिटी है, वो बेचैनी है, वो ख़त्म हो जाएगी। देन मैं उसको इजीली इस्तेमाल में ला सकता हूँ, उसको जो प्रॉपर यूज़ है मैं उससे वो ले सकता हूँ। इसी तरह मेरा ये फिजिक्स सीखना कि अगर मुझे ये समझ आ जाएगा तो इससे ये मेरे लिए और दूसरों के लिए मैं इससे फ़ायदा कैसे ले सकता हूँ, और मुझे इसके फ़ायदे नुकसानात का पता होगा, तो देन मैं उसका प्रॉपरली सिक्योरली इस्तेमाल कर सकूंगा। अगली वीडियो में बात करेंगे कि इल्म क्या है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।